हेलो नमस्कार। मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश श्रृंखला का यह 14वां वीडियो है। जिन साथियों ने प्रीवियस 13 वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है, चैनल पर जाके उन्हें देख लें, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और दोस्तों, हमने एक प्रश्नों की भी सीरीज चला रखी है जिसका 3 वीडियो आ चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में अल्टरनेट डे पे दोनों सीरीज आती रहेंगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए इस वीडियो के कंटेंट को आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है? कृषि एवं सहायक क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया, ग्रामीण उद्योग के बारे में पढ़ लिया है, सामाजिक सेवाओं के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, और विभिन्न क्रांतियाँ, ठीक, ये सब पढ़ लिया हमने प्रीवियस वीडियोज़ में, जाके देख लीजिए। फिर आज का हमारा क्या है? आधारभूत ढांचा, ठीक है, ये पढ़ना है। ये और ये तीनों हो चुका है। तो आधारभूत ढांचा क्या है हम देखते हैं। ये रहा। सबसे पहला होता है परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सरकारी सेवाएं और ये पंचायती राज व्यवस्थाएं। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए ना तो इस आधारभूत ढांचा में और सामाजिक सेवाओं में एक बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। मामूली सा अंतर का मतलब क्या होगा? जो सामाजिक सेवाएं होती हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को खुशहाल या सुखमय बनाती हैं, ठीक है। जो ये आधारभूत ढांचा होता है ये एक समुदाय का जीवन बेहतर बनाती है। जैसे एग्जाम्पल का अगर हम बताएं, जैसे कोई शिक्षा है, मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वो शिक्षा प्राप्त किया है तो सिर्फ और सिर्फ उसका विकास होगा, ठीक है। कोई चिकित्सा का लाभ लिया है तो केवल और केवल उसका विकास होगा, ठीक है। आवास मिल रहा है किसी को तो केवल और केवल उसका विकास होगा। लेकिन वही जगह पे अगर हम देखें परिवहन का, तो परिवहन अगर कोई किसी गांव में डेवलप हो गया तो उस गांव के सभी व्यक्तियों का विकास होगा, ठीक है, सभी व्यक्ति उसका लाभ ले पाएंगे। संचार का भी ठीक ऐसे ही है, बैंकिंग भी ऐसे ही है, बीमा भी ऐसे ही है, ठीक है। ये सब एक समझ लीजिए कि समुदाय को लाभ देने वाली सेवाएं हैं। तो इस चीज़ को आधारभूत ढांचा कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा। अब आगे देखते हैं, इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। परिवहन की बात करते हैं। सबसे पहले परिवहन की। परिवहन क्या होता है? परिवहन एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का एक साधन होता है, ठीक है। ये मुख्यतः अगर बात करें 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? वायु मार्ग है, ठीक है, दूसरा जल मार्ग है और तीसरा स्थल मार्ग, ठीक है। तो जो वायु मार्ग है ये तो समझ लीजिए रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। ये विकसित से विकसित देशों में भी इतना ज़्यादा नहीं यूज होता, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है जल मार्ग। ये भारत में भी यूज होता है। कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जल होता होगा, जैसे केरला वगैरह में देखिए दोस्तों, वहाँ पे जल मार्ग का भी यूज होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ उस लेवल की हैं, ठीक है। और तीसरा होता है स्थल मार्ग। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही मार्ग होता है, स्थल मार्ग ही होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवहन के प्रमुख साधन स्थल मार्ग पर ही चलते हैं, ठीक है। यही चीज़ को हमने बोला अभी। भारत में लाखों गांवों में सड़कों का अभाव है। ये अभी के हिसाब से कहना थोड़ा सा मतलब इररिलेवेंट होगा, लेकिन अगर हम लोग अभी से 10 से 15 साल पहले का सोचते हैं तो हाँ, बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि गाँवों में उस समय सड़कों का बिल्कुल अभाव होता था। अगर होता था तो कच्ची सड़कें होती थी, खड़ंजा हुआ करता था, नहीं तो फिर नहीं ये होता था, ये भी नहीं होता था, ठीक है। ये बात बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 70% सड़कों ग्रामीण सड़कें हैं, ठीक है। मतलब भारत में अगर कुल पूरे भारत की अगर बात करें तो जितनी सड़कें हैं उन सब में 70% ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवेज भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ राज्य हाईवे होगा, वैसे ही ग्रामीण हाईवे भी है ना, ग्रामीण सड़कें हैं। तो ये सब ग्रामीण सड़कों का 70% एक मेजर शेयर है पूरे देश की सड़कों में, ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब हुआ। फिर आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी के शासन के दौरान सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता था। ये मतलब समझे, जैसे हमारे शरीर में होता है, धमनियों का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक तत्वों को ट्रांसफ़र करते रहें, ठीक है, परिवहन उनका करते रहें। सेम ऐसे ही क्या होता है, सड़कों का काम ऐसे ही होता है। जैसे मान लो ये सिटी हो गई, यहाँ पे छोटे छोटे गांव हो गए, ठीक है। अब इन गाँव में कुछ
सेवाओं, कुछ चीज़ों का, जैसे दूध का हो गया, अंडा का हो गया, गेहूं का हो गया, ये सब का उत्पादन हो रहा है, तो इसको यहाँ पे भेजना है। यहाँ पे बहुत चीज़ें उत्पादित होती रहती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को किसी फैक्ट्री वगैरह में लगा के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उसको फिर उत्पादित किया जाता है, उनको फिर इस गाँव में भेजा जाएगा। तो ये किस चीज़ से होता है? ये सड़कों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो जब सड़कें रहेंगी तो उस क्षेत्र का विकास एकदम द्रुतगामी तरीके से होगा। यही चीज़ कहने का मतलब हुआ कि सड़कें जो होती हैं वो साम्राज्य की धमनियाँ होती हैं, ठीक है। आज के समय भी, ये शेरशाह सूरी के समय की ही बात नहीं है, ये आज के समय की बात सही होती है कि जो सड़कें होती हैं वो किसी भी देश, किसी क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र की धमनियों के रूप में काम करती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है 2012 में हुई थी। ये सब योजना है, ये आगे पढ़ेंगी। कोई भी ऐसे जो वीडियो अभी आ रहे हैं इसमें हम कोई डाटा बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। डाटा जो है अभी बता दें कोई मतलब का है नहीं, जब बताएंगे, जब योजनाएं बताएंगे उसी समय हम बताते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या हमारा संचार, ठीक है। संचार क्या है? ये एक तो लिटरल मीनिंग हम इस संचार का क्या देख लेते हैं कि मतलब इसका आर्थिक मीनिंग क्या है, इसके अर्थ से क्या निकालते हैं मीनिंग हम। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान को संचार कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, दो से अधिक संस्था हैं, ठीक है, ग्रुप हैं, उनके बीच अगर सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है तो इस माध्यम को, इस क्रिया को संचार कहते हैं, ठीक है। अब ये संचार हम लोगों के टॉपिक से क्या कैसे रिलेट करता है, ये देखिए। संचार तकनीकी के विकास से, संचार अगर हम कहना चाहें ना तो जो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, यही सब है, रेडियो, ये सब संचार का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसको यही अगर एग्जाम्पल रखते हुए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। संचार तकनीकी के विकास में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों निकायों ने अहम भूमिका निभाई है, ठीक है, अहम भूमिका निभाई है। किसने किसने? सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी को हम कैसे कौन मान लेते हैं? जैसे BSNL होता है, ये सरकारी है। और गैर सरकारी हम किन्हें मान रहे हैं? जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, सब गैर सरकारी हैं, ठीक है। ये इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने सूचना एवं संचार क्रांति को सशक्त बनाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा, 1090 महिला हेल्पलाइन, डायल 100 यूपी पुलिस सेवा आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि संचार का विभिन्न क्षेत्र में कैसे कैसे यूज हो सकता है। तो पहला यूज तो ये हो गया कि 108 के थ्रू जो है एम्बुलेंस सेवा का जो है लाभ लिया जाता है, दिया जाता है। वैसे ही 1090 के तहत महिला हेल्पलाइन को जारी किया गया है, और डायल 100 अभी तो ये चेंज करके 112 हो गया, ठीक है, डायल 112 हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिकता की दिशा को दिखाने वाले विभिन्न एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जो रहन सहन है उसको ऊपर उठाने में मददगार साबित हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ई-चौपाल है, ठीक है, डिजिटल पंचायत है, किसान एप्लीकेशन है। किसान एप्लीकेशन हाल ही में अभी उत्तराखंड के किसानों के लिए लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने, ठीक है, IIT रुड़की। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है, तो वहीं के लिए लॉन्च किया है। आगे देखते हैं अगला स्लाइड क्या हमारे, बैंकिंग बात करते हैं तो बैंक से ही रिलेटेड है, मतलब विभिन्न कोने, देश के विभिन्न कोने में बैंक की सुविधा स्थापित हो सके, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इस वाले स्लाइड को पढ़ते हुए समझ लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश से। अब ये देखिए, दो शब्द हुआ, अध्यादेश और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब क्या हुआ? RRB, ये हर 6 महीने में पेपर होते रहते हैं इसके, RRB रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तो क्लियर हो गया होगा, जो क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं बैंक ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें कहेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, ठीक है। दूसरा ये था अध्यादेश। क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी पे हों और देश को किसी कानून की ज़रूरत पड़ रही हो तो अकेले राष्ट्रपति ही कानून को बना के सिग्नेचर कर देगा,
वो कानून बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक नियम बनाएगा, उस पर सिग्नेचर कर देगा, कानून बन गया वो। तो इस वाले कानून को अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में यही कहा गया कि आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश द्वारा तथा 1976 माने 1 साल बाद आरआरबी के अधिनियम के प्रावधानों के तहत की। अधिनियम का मतलब लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी मना के जब वापस आए तो वो लोग अपना पूरा गहन विचार किए, अधिनियम पास किए, उसके तहत 1976 में की गई। ठीक है, ये होता है, प्रावधानों के तहत की गई थी, जिसके अंतर्गत कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र के बैंक ऋण सेवाएं प्रदान किया जा सके। माने जो ग्रामीण क्षेत्र में के विकास के लिए बनाए गए थे बैंक, उनकी स्थापना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, आरआरबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आरआरबी की स्थापना किस समिति के आधार पे, तो नरसिम्हन समिति। कौन सी सरकार तब थी, इंदिरा गांधी सरकार थी। ठीक है, ये था। आगे देखते हैं, ये कृषि एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना हेतु धन की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, जिसे बैंक कम ब्याज की दर पे उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, गांव में जो बड़े बड़े साहूकार उनसे भी धन लिया जा सकता है, लेकिन वो करते क्या, वो ज़्यादा ब्याज पे देंगे, और बैंक होते हैं जो वो कम ब्याज दर पे धन को, ऋण को मुहैया कराएंगे। ठीक है, जिससे किसानों में उतना ज़्यादा कर्ज की निर्भरता, कर्ज का दबाव नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो लोग वही बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े किसान से लेंगे लोन, तो वहाँ पे वो ऋण में ही जन्मेंगे, ऋण में ही जिएंगे, ऋण में ही मर जाएंगे, ऐसा वाला कहावत हो जाएगी फिर। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेहतर कार्यान्वयन के फलस्वरूप आज लगभग ग्रामीणों के पास अपना खुद का बैंक खाता है। यह योजना विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ी आर्थिक समायोजन की या वित्तीय समायोजन की योजना थी। ठीक है, ये 2014 में वही वाला है ना, जो मोदी जी बोले थे, जिसमें कि खाता खुलवा लीजिए भैया, 15-15 लाख आएंगे। तो इसके समझ लीजिए कि लालच के तहत लोगों ने अपना खाता खुलवाया था, ये वही है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, बीमा। बीमा की बात करें ना दोस्तों, बीमा क्या होता है कि जैसे अगर कभी कोई व्यक्ति बीमा करा ले रहा है तो समझ लीजिए कि अगर उस पर कभी दुख की आंच आएगी तो वो दुख की घड़ी में अकेला नहीं रोएगा, कम से कम अकेला नहीं रोएगा, बीमा वाले भी आके उसके साथ रोएंगे। ठीक है, दुख शेयर करेंगे उसका। तो ये वही चीज़ होती है। ग्रामीण बीमा यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार को सुरक्षित भविष्य हो सके ताकि वह खुशहाल जीवन जी सके। माने खुशहाल जीवन जीना है, कब जी सकेंगे, जब उनका जो है भविष्य जो है सुरक्षित हो सकेगा। सुरक्षित कैसे होगा, जब बीमा ले लेंगे। बीमा लेने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कभी उन पे कोई दुख की घड़ी आती तो बीमा कंपनी वाले खड़े होंगे आके कि भैया क्या हो गया आपको, जो है हमने मतलब आप हमारे कस्टमर हैं, बीमा ले रखा है, मैं आपकी मदद के लिए उपस्थित हूँ। ठीक है, ये होता है। फिर आगे देखते हैं, बीमा उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जोखिमों को कवर करने में मदद करता है। वही बात हो गई जो हम समझाए ऊपर अभी। ग्रामीण बीमा पॉलिसी सस्ती प्रीमियम दरों और आसान क्लेम प्रक्रिया के साथ आती है। मतलब यह कहने का है, जो ग्रामीण बीमा पॉलिसी होती है वो सस्ती प्रीमियम, मतलब इन्वेस्ट करना, कम ही इन्वेस्ट करना है आपको, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आसान क्लेम, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार तुमको जो है ऑफिस के चक्कर लगवाएंगे, आसान क्लेम प्रक्रिया के साथ आती है। ठीक है, सरकार आज व्यक्ति के जीवन की बीमा ही नहीं वरन फसल एवं पशुओं की भी बीमा कर रहा है। ठीक है, मतलब व्यक्तियों के जीवन की तो बीमा हो ही रही है, साथ ही साथ फसलों की एवं पशुओं के भी जीवन की बीमा होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई फसल बोया, बाढ़ आ गई, आपने बीमा करा रखा है। ठीक है, बाढ़ आ गई तो अब क्या होगा कि बाढ़ में जो नष्ट हो गई फसल, उसका नुकसान केवल और केवल आप ही नहीं सहेंगे, जो बीमा कंपनी है वो भी देखेगी। ठीक है, क्योंकि आपने बीमा करा लिया, यही है इसका मतलब। आगे देखते हैं, सरकारी सेवाएं। सरकारी सेवाओं नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। अब कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, पानी हो गया, चिकित्सा हो गया, उर्वरक हो गया, ये सब जो है सरकारी सेवाएं हैं। इन सब का भी लाभ
अच्छे से मिलना चाहिए लोगों को, हर व्यक्ति को मिले, ये सब होना चाहिए अच्छे से। गांव में होता भी है। सरकारी सेवाएं गांव में अभी उतना बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा के अभाव के कारण कह सकते हैं। ठीक है, शिक्षा आ जाएगा तो लोगों को उनका अधिकार पता चलेगा, अधिकार पता चलेगा तो सरकार से मांग करेंगे। ठीक है ना? तो यही चीज़ है। सरकारी सेवा में वैसे कुछ समझाने का नहीं है, इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ये बड़ा टॉपिक है, आगे भी इस पर 3-4 वीडियो भी बनेंगे। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, वैसे ओवरव्यू ले लेते हैं इस यहाँ पर। अभी पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, माने जो केंद्र में बैठा व्यक्ति वही नहीं, जो धरातल पर व्यक्ति वो लोग अपना शासन करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों पर विभाजित कर दिया जाता है। सेम वही चीज हो गया। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। सेम वही चीज हो गया, मान लें जो विकास की योजनाएं लागू की जाती है वो हर एक जन जन तक पहुंच सके। ठीक है, उसका लाभ मिल सके हर एक व्यक्ति को। इसी वजह से इसका पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया जाता है। अगला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाती है किसके अंतर्गत? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का अगर हम लोग समझें, जो प्रधानी का चुनाव होता है सेम वही चीज़ है, समझ लीजिए। एक प्रधान जो होता है 10-12 गाँव का मालिक होता है, समझ लीजिए कि राजनैतिक मालिक होता है। 5 साल बाद वो मालिक हो सकता है, बदल भी जाए अगर अच्छा काम ना करे तो। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है और किसके दबाव या किसके सुझाव से किया गया था? तो महात्मा गांधी की दिली इच्छा थी स्थानीय स्वशासन को संविधान में जगह दी जाए। ठीक है, कहाँ पे मिली है? अनुच्छेद 40 में मिली है। ठीक है, ये पेट में सवाल भी पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 या ऐसे था ना, स्थानीय स्वशासन का जिक्र कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 40 था उसका उत्तर। तो अगला पॉइंट है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तथा 11 अक्टूबर 1959 माने उसी महीने के 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। अब ये सवाल यहाँ से बनने का अगर बन जाए तो कोई हैरान वाली बात नहीं है कि 2 अक्टूबर 1959 को और 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी भारत में। कहाँ कहाँ लागू हुई थी? नागौर राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुआ था। तो ये था आज का वीडियो हमारा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में हम, और अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।